हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमयू के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें और कब उसका फॉर्म आया है, ये सभी मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। पहले फिर भी आपको बताते हैं 22 जुलाई से एमयू के एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। विदाउट लेट फीस 19 अगस्त है इसकी लास्ट डेट, और विद लेट फीस 26 अगस्त है। ठीक है, तो जो फीस है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है और जो प्रोसेस है वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हमने पहली वीडियो में अपलोड कर दी है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। mucontrollerexam.com पर जाकर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी रिगार्डिंग पीएचडी। फॉर्म फिल करने से पहले ये सब चीज़ें आपको एक बार थ्रोली रीड कर लेना है, किस तरीके से ऑडियंस क्या है, रेगुलेशन क्या है, वैकेंसी कितनी है, किस फील्ड में कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, ठीक है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म जब आप करोगे तो इस तरीके से विंडो सामने आएगी, जहां पर आपको ईमेल आईडी से साइन अप करना है, पासवर्ड बनाना है, और जो जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को आप पहले से अपने पास रखेंगे ताकि एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिल कर सको। अगर आप यहाँ पर सिलेबस और को देखते हैं तो यहाँ पर सारी फैकल्टीज़ के सिलेबस अपलोड हैं। अगर किसी सपोज करो हम लाइफ साइंस को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लाइफ साइंस के रिगार्डिंग ही चीज़ें आएंगी कि लाइफ साइंस में कौन कौन से फील्ड हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसे कि मतलब कि किस तरीके से हम एमयू में अपनी सीट को कंफर्म करेंगे, उस सब चीज़ों को देखा जाएगा। क्या गेट नेट जेआरएफ के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वे एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या गेट 2023 कंसिडर करा जाएगा एग्जामिनेशन के लिए? नहीं करा जाएगा, बिल्कुल नहीं करा जाएगा। और जो 2023 में मास्टर पास आउट स्टूडेंट हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं एमयू पीएचडी के लिए? तो नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो एमयू का बैच है 2022-2023 इस टाइप जो ये बैच है इसका एडमिशन होगा, क्योंकि एमयू 1 ईयर डिले चल रहा है। इस वजह से 2023 में पास आउट एमएससी स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकेंगे इसमें। ठीक, और अब कुछ बच्चों के थोड़े से और क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक बच्चा कहता है कि उसका सीएसआर जेआरएफ अवेटेड है और वो श्योर है कि उसका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिफाइड होगा तो रिजल्ट का वेट करें। अगर रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो आप रिजल्ट का मार्कशीट जो भी आउटपुट या जो भी आता है उसको अपलोड कर दें और उससे आप एग्जेम्प्टेड हो जाओगे। बट अगर वो रिजल्ट आता नहीं है और आप पीएचडी का फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो तो फिर वो कंसीडर नहीं करा जाएगा, फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़ेगा, उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और क्या प्रोसेस होगा एमयू का तो वो मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू में क्या होता है कि एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है बच्चे को, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए। अब उस प्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर करना होता है ये हम अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। क्या बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकता है कोई बच्चा? बॉटनी का है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, वो बायोटेक्नोलॉजी में कर सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कोर का बच्चा है, चाहे वो जूलॉजी का बच्चा है, बॉटनी का बच्चा है, बायोकेमिस्ट्री का है, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी वाला बच्चा है जो वो जूलॉजी में अप्लाई कर सकता है, बॉटनी में भी कर सकता है। ठीक है, और हाँ, अगर कोई बायोसाइंस का स्टूडेंट है वो जूलॉजी में भी अप्लाई कर सकता है, बॉटनी में भी अप्लाई कर सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकता है और बायोकेमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को वैकेंसी को देखकर अभी हम वैकेंसी भी दिखाएंगे। ठीक है, तो 2023 का सीएसआर जेआरएफ का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, बस रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। रिजल्ट आ जाए वक्त पर, और जब तक एमयू का, जैसे कि मान लो इन्होंने डेट दी हुई है 26 या 28 जो अगस्त जो डेट दी हुई है एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, अगर उससे पहले आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप उससे अपलोड करें। इसीलिए जिन बच्चों को लगता है कि उनका नेट क्वालिफाइड हो या जेआरएफ क्वालिफाइड हो सकता है तो थोड़ा वेट करें फॉर्म को फिल करने में, जल्दी से फॉर्म फिल ना करें। गेट का स्कोर कार्ड ओनली 2020 से पहले वाला रहेगा, बिल्कुल हाँ, उससे बाद वाला 2023 का गेट का स्कोर कंसिडर नहीं करा जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ किसी बच्चे ने पूछा है कि पेपर के जो लाइफ साइंस का एक पेपर माना जाएगा, यानी कि जिसे कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो कॉमन होगा फॉर ऑल लाइफ साइंस, जितने भी मान लो बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और भी न्यूरो साइंस वगैरह के एग्जाम हो, उन सब में जो पार्ट पेपर 1 होगा, पेपर 1 क्या होगा? कॉमन होगा सभी के लिए। ठीक है, वो 40 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर होगा
वो भी 40 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इस तरीके से ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर बनता है पीएचडी एंट्रेंस का, ठीक है। सेंटर अलीगढ़ ही रहेगा और कोई सेंटर नहीं रहेगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आप लोगों को अपलोड है me.ac.in पर, आप वहां जाकर अपना सिलेबस को एक बार चेक कर लें, ठीक है। अब आता है, वैसे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। डज एमयू ऑफर पीएचडी इन ऑन्कोलॉजी, बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने बॉटनी में मास्टर कंप्लीट किया है और गेट क्वालिफाइड है, क्या वो रजिस्टर कर सकता है पीएचडी के लिए, बिल्कुल कर सकता है। बायोसाइंस का बैकग्राउंड वाला जूलॉजी में अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर एग्जामिनेशन सेंटर विल बी लाइक ऑल ओवर इंडिया और वी हैव टू कम यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आपको अलीगढ़ ही आना पड़ेगा और कोई सेंटर नहीं है। रिसर्च प्रपोजल इज सबमिटेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम, या आप लोगों को क्या है, एक प्रेजेंटेशन, जो अपना रिसर्च प्रपोजल है आपको इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा। और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, क्या यहाँ पर कोई साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहा है, क्या यहाँ पर वो लैब है। आपने सपोज करो आपने न्यूरो ब्रेन के ऊपर कोई पीपीटी बनाई है, ब्रेन को आपने दिखाया, या फिर कोई ऐसे कैंसर पर आपने बनाया और वह यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो एज ए वेस्टेज कंसीडर करा जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा काबिल है तो उसको दूसरी फील्ड दी जाएंगी, जैसे कि और फील्ड है, एंटोमोलॉजी है, नेमेटोलॉजी है, फिशरी है, जेनेटिक्स है, और भी काफ़ी सारी ब्रांच हैं, ठीक है। तो बॉटनी में फाइटोकेमिकल एनालिसिस बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल एचपीएलसी वगैरह की जाती है, ताकि बच्चे अपनी मेडिसिन वगैरह बना सकें, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आपको एक ऑफर बता रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ मान के चलिए कि 10 स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सपोज करो 10 स्टूडेंट को हम गाइड करते हैं, जिनका हम क्या क्या कराते हैं, उनका पेपर 1 होता है जो, उसमें हम 30 to 35 तक मार्क्स लाने के लिए तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को। पूरा एक क्लास की तरह होता है, हर एक टॉपिक को कवर कराया जाता है, क्लास ली जाती है। वाइवा जो होता है उसको भी समझाया जाता है, किस तरीके से आपको डिफेंड करना है अपने आप को। पीपीटी को बनाया जाता है, डिज़ाइन कराया जाता है, जैसे कि आप इनोवेशन आइडिया क्या है, नोवल आइडिया क्या है, कौन सी डिस्कवरी हो गई है, किस तरीके से आपको लिटरेचर सर्वे करनी है, किस तरीके से आपको पेपर्स पढ़ने हैं, कितने सारे पेपर होने चाहिए, क्या स्टडी हो चुकी है, लूप होल क्या है, क्या कोई गैप है या नहीं है, ये कोई फ्रेशर नहीं बता सकता, ठीक है, एक्सपीरियंस बच्चा बता सकता है। तो किस तरीके से एक अच्छी लैब को ज्वाइन करना है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे एक सूटेबल अमाउंट लिया जाता है। 50% स्टार्टिंग में लिया जाता है और 50% जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब लिया जाता है। इसमें 100% सीट कंफर्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा एग्जेम्प्टेड है और नॉन एग्जेम्प्टेड है। अगर बच्चा कोई एग्जाम क्रैक करके एडमिशन लेता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट। JRF सपोज करें सिर्फ फेलोशिप प्रोवाइड करता है, बट एश्योरेंस नहीं देता है कि उसका 100% एग्जाम क्रैक होगा या फिर उसका एडमिशन सिलेक्शन जरूर होगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी प्रेजेंटेशन जो बनाई जाती है, उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या उसका इंटरेस्ट है उस बच्चे का, कहाँ पर उसको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिसर्च प्रपोजल को पूरी तरह से डिज़ाइन करा जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, इस तरीके से मान के चलिए पूरा फ्रेश कर दिया जाता है, ठीक है, तब जाके वो बच्चा अप्लाई करता है। तो चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं अगर कोई बच्चा हमें ज्वाइन करता है और हम उसको पूरी प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप जो कमेंट कर दीजिए और या फिर आप मेल कर सकते हैं हमें, ठीक है, वो सारी चीज़ें कांटेक्ट में दे दी जाएंगी, आपको पर्सनल मेल आईडी दे दी जाएगी जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी कि मान लीजिए पेपर 1 होता है, ये भी 40 मार्क्स का होता है, यानी कि 40 क्वेश्चन होते हैं और इनमें टाइम भी आपको 50 to 60 मिनट्स के बीच में दिया जाता है, अराउंड 50 मिनट्स ही दिया जाता है, ठीक है। और इसमें सेम में क्या होता है, जैसे मान लो जूलॉजी है तो उसमें से सेक्शन वाइज, जैसे मान लो कि अगर जूलॉजी ब्रांच में पैरासाइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, फिशरी है, नेमेटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, ठीक है, तो इन सभी सेक्शन से मान के चलो 40 क्वेश्चन बनाने हैं, तो हर किसी से 4-5 इस तरीके से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिलेक्शन कर दिया जाता है। इसीलिए सेक्शन बी में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। सेक्शन ए में स्कोर करा जा सकता है, इसलिए सेक्शन ए को क्योंकि कॉमन होता है हर किसी के लिए, बॉटनी, जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो इन सभी में सीट कितनी है ये भी हमें अभी आपको बता देंगे, ठीक है। तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम पार्ट ए को तैयार कराते हैं और पार्ट बी के कुछ जो हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर होते हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि बच्चा इजीली स्कोर कर सके। अब पेपर 1 पेपर 2 मान लो सपोज करो कि एक बच्चे के पास JRF है,
एक बच्चा एग्जाम देता है। जेआरएफ वाले बच्चे को जो टेस्ट होता है इसका 80 मार्क्स का होता है, 41 पेपर के होते हैं, 42 पेपर के होते हैं। जेआरएफ वाले बच्चे को ओनली 40 मार्क्स मिलेंगे। मान लो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है अगर वो यहाँ पर 30 स्कोर करता है और यहाँ पर 15 स्कोर करता है तो उसका टोटल हो गया 45 इसको। अब इंटरव्यू है 20 मार्क्स का। इंटरव्यू 20 मार्क्स का है। मैक्सिमम हर किसी स्टूडेंट को 15 और 12 इसके बीच में मिलते हैं। 20 आउट ऑफ 20 किसी को नहीं मिलते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीएचडी में इंटरनल एक्सटर्नल होता भी नहीं किसी के लिए कोई कोटा है। टीचर उसी बच्चे को लेते हैं जिसमें कुछ काबिलियत होती है। जो बच्चा अच्छे से मेहनत करना चाहता है, लैब में रुकने की कैपेबिलिटी रखता है, सुबह जल्दी आने की और रात में लेट जाने की होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे में पीएचडी चाहता है, बिल्कुल पार्ट टाइम वाली पीएचडी चाहता है, उसके लिए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और जो बच्चा अब ये है, मान लो सपोज करो इसको 15 मार्क्स मिले, इसको भी 15 मार्क्स मिले, तो इन दोनों के मार्क्स कितने बराबर हो गए? इसके हो गए 55। इस बच्चे के 15 मार्क्स लेने के बाद कितने हो गए? 45 प्लस 15, तो इस बच्चे के 60 मार्क्स हो गए। तो अकॉर्डिंग टू जो रूल है ये बच्चा सिलेक्टेड होगा, ये बच्चा सिलेक्टेड होगा। ये बच्चा रुक सकता है अगर उसमें नंबर ऑफ सीट कम है। सपोज करो जैसे बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट हैं, जिन बच्चों के हाईएस्ट नंबर आएंगे उन्हीं को कंसीडर करा जाएगा। इंटरव्यू के बाद टोटल कर लिया जाता है 100 में से कितना आउट। अगर मान लो सपोज करो 100 में से एक बच्चा 60 करता है और बाकी बच्चे 55 करते हैं, तो 60 वाला पहले कंसीडर करा जाएगा, उसके बाद 55 वाला कंसीडर करा जाएगा। अब आते हैं वैकेंसी अवेलेबल इन पीएचडी। जैसे कि आप जानते हो कि ये सारी चीज़ों में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सिर्फ लाइफ साइंस की। जैसे जूलॉजी में 34 वैकेंसी है। 4 किसके लिए है? पीडब्ल्यूडी के लिए है। एक तरीके से देखा जाए तो 38 है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। और पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट आई है और 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है, यानी कि 10 सीट्स हैं। और बायोकेमिस्ट्री में 13 + 1 14 सीट है। और फिजियोलॉजी में भी 26 + 1 27 है, बहुत ज़्यादा सीट है। रेस्पिरेशन, तंबाकू, ट्यूबरकुलोसिस वाले सेक्शन में 5 सीट्स हैं। अब यहाँ पे देखो प्लास्टिक सर्जरी है, यहाँ पर भी सीट है। फॉरेंसिक मेडिसिन में भी है, ठीक है। साइकेट्रिक में भी है, फार्माकोलॉजी में भी है, फार्माकोलॉजी में भी सीट्स हैं, ठीक है। पीएचडी इन एनाटोमी में भी है, पीएचडी इन न्यूरोसाइंस में भी है, पीएचडी एंडोक्राइन में 2 सीट्स हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से जिसका जो इंटरेस्ट है वो उसमें फिल कर सकता है। एक कैंडिडेट 2 या 3 जगह पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 1 में भी अप्लाई कर सकता है, जिसमें भी जिसका इंटरेस्ट हो उसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर वो मेहनत करता है सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, ठीक है। अब क्यों बच्चा हमें ज्वाइन करे, उसके पीछे रीजन क्या है देख लीजिए। हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसमें हमने जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ है। किस तरीके से हमने अचीवमेंट है वो आपको बता देते हैं। जेआरएफ में हमारी 105 रैंक रही है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। 2020 में क्वालिफाइड किए हैं। लाइफ साइंस गेट में भी हमारा 165 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। 692 गेट स्कोर है हमारा। तो हम पीएमआरएफ में डायरेक्ट एंट्री में भी एलिजिबल थे, ठीक है, और लेटरल एंट्री में भी एलिजिबल थे, दोनों में एलिजिबल थे, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च जो एरिया है वो कितना अच्छा है या फिर आपका पेपर पब्लिश्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। टिफर भी क्वालिफाइड है, इसीलिए आप लोग बेझिझक हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे के लिए इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्ट हो गए थे, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने सिलेक्शन लिया नहीं था, ठीक है। ये कुछ हमारी न्यूज़ हैं जो आई हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को कोई कुछ पूछना है या क्वेरी है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। बाकी जो हमारा अमाउंट होगा वो 5K है, ठीक है। 50% पहले पे करना होता है, 50% बाद में पे करना होता है, ठीक है। इस तरीके से जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी गुड लक, ओके, थैंक यू। और जो बच्चे इसको शेयर करें अगर पीएचडी वालों के, ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और वो अप्लाई करें, पीएचडी में एडमिशन हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा काबिल बच्चे आते हैं उसी हिसाब से रिसर्च भी अच्छी होती है। सभी तक पहुँचाएँ। और कोई बच्चा जेआरएफ क्वालिफाइड है और नॉन जेआरएफ है, दोनों ही बराबर होते हैं। नॉन जेआरएफ और नॉन नेट वाले बच्चों को जो फेलोशिप ऑफ हाइक हुई है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और जेआरएफ को तो भी जो हाइक हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें हॉस्टल फ्री होता है, ठीक है। हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं होता नॉन नेट में। तो मान के चलो फिलहाल 8K प्लस हॉस्टल 2 चीज़ मिलती है नॉन नेट वाले बच्चों के लिए जो फेलोशिप है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है तो वही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो बाकी के लिए अवेलेबल होती हैं। ओके, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को देखें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।